नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ARO 2023 के एग्जाम के लिए, और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको आए हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहे हैं और मॉडल क्वेश्चंस भी आपको दे रहे हैं। यहां ध्यान रखें आप कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने इससे पहले आपको बताया था कि मोस्ट लाइकली हम कई बार ऐसा होता है कि अगर 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसमें हम 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन जो आगे के डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं 10 to 15, हम उनको करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है और वही हमें कहीं ना कहीं अनसक्सेस की ओर लेके चला जाता है। ध्यान रखें, जितने भी हमारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, जो हमने प्रैक्टिस सेट कराई हुई है या जो आगे हम करा रहे हैं, ये मैं अपने 17 साल के जो टीचिंग एक्सपीरियंस हमारा है उसके आधार पर आपको बता सकता हूं कि ये मॉडल पेपर आपको उस 10 से 15 क्वेश्चन जो कि डिसाइडिंग होते हैं, टफ होते हैं और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, वहां तक आपको जरूर ले जाएंगे अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को सही तरीके से देखेंगे, समझेंगे। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, कहने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ आपको ढेर सारे क्वेश्चन से भी मिल सकते हैं। अब वो अलग बात है, किसी मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो केवल एक ही आंसर के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन बाकी में हम कोशिश करते हैं कि आपको इस तरह क्वेश्चन मिले कि आप उससे मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, मैक्सिमम टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकें। तो आप साथ दीजिए, लगे रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहरहाल क्वेश्चंस जिस भी प्रकार से पूछे जाएं, अगर तैयारी आपकी सही है तो आपको आपके मुकाम तक जरूर पहुंचाती है, ठीक है। फिलहाल आज हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और इसमें हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यानी इसमें से आपको इसमें मैच कराना है। अब देखिए कौन सा हो सकता है, एक तरफ जोड़िए आप ऑडियोग्राम। मैं अभी सबको बताऊंगा कि क्या क्या ये चीजें होती हैं, पहले इसको आप मैच करा लीजिए। ऑडियोग्राम का संबंध किससे है? कान से है। ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय से है, ठीक है। और ईईजी का संबंध किससे है? ब्रेन से है, मस्तिष्क से है। और मेमोग्राम का संबंध किससे है? वक्ष से है, थोरैक्स के पोर्शन से है, छाती से है, ठीक है। इस आधार पर अगर हम देखें, मिलाएं तो ए का क्या मिल रहा है? थर्ड। ए का थर्ड किसमें है? ए में नहीं है, इसमें नहीं है, ए का थर्ड इसमें है, ठीक है। आगे देखिए बी मिलाइए, बी का 1 है, बी का इसमें 1 है, तो बी में 1 किसमें है? ऑप्शन देखिए, बी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो इसका लेकिन थर्ड किसी एक में, केवल एक में थर्ड है। आप सीधे आंसर मार दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। अब इसको समझिए, एक एक चीज को आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी ए का थर्ड होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा और डी का 4 होगा। थोड़ा समझिए इसको। ऑडियोग्राम जो होता है, आप लोग जानते होंगे ऑडियोग्राम के बारे में, ठीक है। ऑडियोग्राफी की जाती है और आपकी जो कान की सुनने की क्षमता होती है, इसको डेसिबल के स्तर पर मापा जाता है। कितने डेसिबल की क्षमता का कान, कितने डेसिबल तक के स्तर को आपका कान सुन पा रहा है, इनकी तरंगों को जो है अलग अलग लेवल पर मापा जाता है। हम ऑडियोग्राफी का एक अलग से वीडियो आपको देंगे, ईसीजी पर एक अलग से वीडियो देंगे, ईईजी पर आपको अलग वीडियो देंगे, उनमें आप इसको विधिवत समझ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आप जानिए इसमें डेसिबल के लेवल पर मापा जाता है ईईजी के अंदर, ठीक है, इसके ऑडियोग्राम के अंदर। तो इससे क्या संबंध, किसका संबंध है? कान का संबंध है, ठीक है। ईसीजी जो होता है वो हृदय से संबंध है। ईसीजी को क्या बोलता, पूरा बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं इसको हम? ईसीजी को पूरा क्या बोलते हैं? ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है आपके इधर के दोनों तरफ से, और चूंकि जब हृदय की धड़कन हो, जब हृदय आपका स्पंदन करता है, तो स्पंदन के दौरान इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगे मुक्त होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। इन इलेक्ट्रोड्स जो यहां लगाए जाते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से ही इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को ग्रहण कर लिया जाता है और उसे ग्राफ पेपर पर निरूपित किया जाता है, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाता है। वही आपका क्या होता है? ईसीजी होता है, ठीक है। इसी तरह से जो ईईजी होता है, ईईजी, ये ईईजी
इसका संबंध अभी हमने आपको बताया कि किससे होता है, ईईजी का जो संबंध होता है वो सीधे किससे होता है, आपके ब्रेन से होता है। इसमें ब्रेन से संबंधित जानकारियां जो है वो इकट्ठा की जाती हैं। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक है, ईईजी। इसमें क्या करते हैं, यहां पर आपके ब्रेन में ढेर इस बालों के ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है ऐसे, और उस केमिकल को लगाने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे ढेर सारे इलेक्ट्रोड्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स होते हैं और बहुत सारा वायर होता है, लगभग 20-25 की संख्या में। यहां पर ऐसे ऐसे पूरा लगा दिया जाता है और फिर उसको जो है क्या, जो उसमें रेजोनेंस बनता है, जो रेजोनेंस बनता है उसको कंप्यूटर पर देखा जाता है और फिर उसको भी ग्राफ पेपर पर ड्रा किया जाता है। इससे जो है अगर कोई ऐसा माल फंक्शन है ब्रेन के फंक्शन में या किसी विशेष पर्टिकुलर पॉइंट पर वो स्टिमुलेट होता है तो इसी को वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और अगर किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम है, इपिलेप्सी की प्रॉब्लम है या किसी को झटका लगने की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जैसे कभी कोई लोग ऐसे झटका करते हैं, ऐसे झटका करते हैं, ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या अचानक से उन्हें बहुत तेज उत्तेजना हो जाती है, अचानक से उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, पसीना हो जाता है या वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं, तो या कोई हिस्टीरियाटिक प्रॉब्लम है, तो इन सबको किसमें जो है पता लगाते हैं, ईईजी में पता लगाते हैं। और जो ये मेमोग्राम है, मेमोग्राम में आप जानते हैं इसमें आपके इसको मेमोग्राम को हम और क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं हम स्तन चित्रण, स्तन चित्रण। इसमें जैसे अगर किसी को ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, किसी की ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का पता लगाने के लिए मेमोग्राफी की जाती है। क्या की जाती है, मेमोग्राफी की जाती है। और इस मेमोग्राफी में जो है एक्सरे ही किया जाता है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जो है लगभग 0.7 MSB, लगभग 0.7 MSB की जो रेडियो तरंगे हैं उनको क्या किया जाए, जो है इसमें डाला जाए। और उससे क्या होता है कि अगर उससे ज्यादा की वेव्स पड़ जाएंगी तो क्या होता है उससे कि दूसरी प्रॉब्लम से भी हो सकती हैं, इसलिए कम तीव्रता वाली तरंगों को इसमें जो है वो डाला जाता है जिससे कि इसका जो है पता लगाया जा सके। तो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का पता लगाने के लिए ये मेमोग्राफी की जाती है, स्तन चित्रण किया जाता है। तो इस तरह से इसमें आंसर क्या सही होगा, डी आंसर सही होगा। समझ गए होंगे आप लोग। ऑडियोग्राम का संबंध किससे है, कान से है। ईसीजी संबंध किससे है, हृदय से है। ईईजी का संबंध किससे है, ब्रेन से है, मस्तिष्क से है। और मेमोग्राम यानी मेमोग्राफी का संबंध किससे है, वक्ष से है, यानी थोरैक्स से है, यानी छाती के पोर्शन से है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक, रेडियो समस्थानिक है, रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स है। आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। देखिए आयोडीन भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, बट इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ल्यूकीमिया, इसमें जो आरबीसी हैं, बेसिकली जो आरबीसी होती हैं यही क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ठीक है, या डैमेज होती रहती हैं। और ऐसी होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन कैरी करने की क्षमता क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है। यानी ये ऐसी आरबीसीज हैं जो एक तरह से बेकार हैं, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए आयोडीन का इस्तेमाल कतई नहीं हो सकता, सोडियम का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है, और फास्फोरस का भी यहाँ कोई काम नहीं है। एक्चुअली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया जाता है कोबाल्ट 60। क्या इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। और इसी कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल अन्य दूसरे प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, कैंसर के उपचार के लिए। तो जो रक्त, जो ल्यूकीमिया है ये भी एक तरह का क्या है, रक्त कैंसर ही है। और इस रक्त कैंसर के उपचार के लिए भी मोस्टली कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रचुरता मतलब जो है मैक्सिमम उसकी अवेलेबिलिटी होती है। ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज,
दरअसल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज ये क्या हैं? ये जो है आपके ग्लूकोज के ही प्रकार हैं, ठीक है, यानी शर्करा के ही प्रकार हैं। अगर हम शर्करा को बांटें तो तीन चीजें यहां पर हैं, एक है ग्लूकोज, एक है फ्रक्टोज, ठीक है, और एक है सुक्रोज, ठीक है। आप लोग जानते हैं ग्लूकोज, यहां पर ये मोस्टली माल्टोज भी हो सकता था, ठीक है, माल्टोज, ये माल्ट शर्करा, अंकुरित बीजों की माल्ट शर्करा, ये क्या है? फल शर्करा है। और सुक्रोज क्या है? ये केन शुगर है, ठीक है। ये सब मात्रा में बिल्कुल पाए जाते हैं, हमारे भोजन में इनकी सर्वाधिक मात्रा है। लेकिन क्या पूछ रहा है? प्रकृति में पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया कौन जाता है? तो अगर प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति के हिसाब से क्या होगा? इसमें सेलुलोज होगा। क्यों होगा सेलुलोज? बिकॉज ऑफ सेलुलोज प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कह सकते हैं पदार्थ है। कैसे? जितनी भी वनस्पतियां होती हैं, जितनी भी वनस्पतियां होती हैं उन सब में सेलुलोज होता है, उन सब में क्या होता है? सेलुलोज होता है। लेकिन और ये जितने भी हमारे शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं, उन सभी को के अंदर इनको क्या है? पचाने की क्षमता होती है। जितने भी हमारे शाकाहारी और खासकर रूमिनेंट्स, जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स का मतलब है जुगाली करने वाले पशु, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। जो पशु होते हैं पहले वो भोजन को जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद बैठ करके आराम से आ करके इसे मुंह चलाते हैं, उसे बोलते हैं जुगाली करना, ठीक है, या कुछ जगहों पर बोलते हैं उसको पागुर करना, ठीक है। तो ये वास्तव में ये जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं ये इस सेलुलोज को पचा पाते हैं, हम आप इसको सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं। क्योंकि उसका रीजन है हमारे यहाँ पाचन जो होता है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक पूरा संपन्न हो जाता है। लेकिन इसको पचाने वाला जो एक अंग हमारे पास है वो है अपेंडिक्स, लेकिन वो कहाँ जुड़ा हुआ है? बड़ी आंत में जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे शरीर में वो अवशेषी अंग के तौर पर जाना जाता है। जाहिर सी बात है कि हम जो हमारा अपेंडिक्स है वो बड़ी आंत में है, और बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है, बल्कि भोजन के अपाच्य अंश को केवल वहां पर मल में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए हम भोजन को पचाने की क्षमता, हमारे पास सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती है। हमारा सेलुलोज जैसे हम लेते हैं वैसे ही निकल जाता है। लेकिन मैंने कहा सभी वनस्पतियों में सेलुलोज पाया जाता है, और वनस्पतियां आप जानते हैं जंतुओं से अधिक मात्रा में पृथ्वी पर उपस्थित हैं, प्रकृति में उपस्थित हैं। इसलिए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होगा? सेलुलोज होगा, ठीक है। जो कि हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जंतु जैसे कि टर्माइट्स, दीमक है, ये भी इनको पचाने की क्षमता रखता है। किसको? सेलुलोज को। वो छोटा सा है बेचारा, पचा लेता है, हम इतने बड़े से हैं हम फिर भी पचा नहीं पाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल जो है वो ठंडा रहता है? फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण की क्रिया, द्रवण मतलब लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन, वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। और कह रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा भाई द्रव तो पहले ही सही है, उसका द्रवण क्या करेंगे? अब ऊर्ध्वपातन का प्रोसेस क्या है आप जानते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ, ठीक है, बिना द्रव अवस्था में बदले, बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही क्या हो जाए? ये सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, सीधे क्या हो गया? सीधे जाके किस में बदल जा रहा है? गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, इस स्टेज में आया ही नहीं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इससे भी ठंडा नहीं होगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। अब ये वेपोराइजेशन साहब क्या है, थोड़ा इसको आप लोग समझ लीजिए। एक्चुअली जो ये वेपोराइजेशन की प्रक्रिया होती है, इसमें चूंकि आप लोग जानते हैं मिट्टी के घड़े में बहुत सारे छिद्र होते हैं, ठीक है ना, और जब घड़े में पानी भरा जाता है तो इन छिद्रों से जो पानी होता है वो सतह से
बाहर आकर के पहुंचता है। ठीक है, गर्मियों में तापमान अधिक होता है और आर्द्रता क्या होती है, कम होती है। अगर बाहर तापमान ज्यादा है और ह्यूमिडिटी कम होगी तो जो पानी होगा, जो जल होगा, वो घड़े के अंदर से बाहर आकर के वेपोराइज हो जाएगा। और अगर वेपोराइज इस तरह से पानी होता रहता है तो अंदर चूंकि जल आएगा तो अंदर से तापमान भी लेकर के आएगा, तो जल का तापमान कम होता जाता है। लेकिन जो इसकी वजह से क्या होता है, घड़े के अंदर जल जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। और इसी से क्या होता है, जल ये ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरआई निम्न में से क्या है? एमआरआई निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई क्या पूछ रहा है, एमआरआई। ठीक है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। आप लोग जानते हैं कि एमआरआई जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्या है ये, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये एक टेक्निक है। आंसर क्या होगा इसमें, सी आंसर होगा। टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्पेशली ब्रेन, किसका, ब्रेन और साथ में आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब मस्तिष्क, और जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, अगर इनमें कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो इसकी जांच के लिए क्या किया जाता है, एमआरआई टेक्निक का यूज किया जाता है। आजकल डॉक्टर जो भी कमीशन खोरी है, जो कुछ भी कह लीजिए, उनके कारण से फालतू का एमआरआई आपका कई बार करा देते हैं, जबकि उसका हर बीमारी का पता एमआरआई से नहीं लग सकता है। लेकिन आजकल डॉक्टर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई तीनों का मिस यूज करने में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा नहीं कराना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की टेस्टिंग कराएंगे आप, अनवांटेड टेस्टिंग हमेशा आपकी बॉडी में ड्रॉबैक करेगी, यानी कमियां ले आएगी। ठीक है, फिलहाल एमआरआई का संबंध किससे है, क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर होगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? धवल रंग, धवल रंग मतलब व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति, किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? यहां इस चीज का ध्यान दीजिए आप लोग, जो दूध का धवल रंग पूछ रहा है, दूध का धवल रंग पूछ रहा है, किसके दूध का रंग ये नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उस पर अंतर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, लैक्टोज, एल्ब्यूमिन, कैरोटीन, केसीन। एक्चुअली लैक्टोज आप जानते हैं शर्करा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। एल्ब्यूमिन बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, कैरोटीन बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि सब प्लांट में है। केसीन प्रोटीन पर देख रहे हैं आप लोग, ये केसीन प्रोटीन। आंसर क्या सही होगा, आंसर इसमें सही होगा वो डी। क्या होगा, जो दूध का व्हाइट रंग होता है इसमें पाई जाती है केसीन प्रोटीन। क्या पाई जाती है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है, और इसी केसीन प्रोटीन के कारण ही जो मिल्क का कलर होता है वो क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो गाय का दूध है, गाय का दूध है, अगर वैसे सामान्य दूध की बात की जाए तो, अगर गाय के दूध की बात की जाए यानी काऊ मिल्क की बात की जाए, तो काऊ मिल्क में क्या होता है, कैरोटीन होता है। ठीक है, कैरोटीन होता है, और इस कैरोटीन के माध्यम से जो है की वजह से जो काऊ मिल्क है इसका रंग लाइट येलो हो जाता है। ठीक है, लाइट येलो यानी हल्का पीला हो जाता है। ठीक है, और इस हल्के पीले पार्ट में सबसे ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो है कोलेस्ट्रम। क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। ये कोलेस्ट्रम गाय के दूध में भी होता है, लेकिन ये
ह्यूमन मदर के मिल्क में भी होता है, ह्यूमन मदर के मिल्क में, ह्यूमन मदर के मिल्क में कोलेस्ट्रम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और ये हल्का गाढ़ा पीला रंग का द्रव होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, इसकी वजह से चाइल्ड को जो है जल्दी ग्रो करने में हेल्प मिलती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि बच्चों को स्तनपान जरूर कराना चाहिए, मदर्स फीड जरूर देनी चाहिए, ये उनके लिए रामबाण कह लीजिए आप है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर अवेलेबल नहीं है तो भैंस की ना देकर के बल्कि गाय का दूध देने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें भी ठीक ठाक कोलेस्ट्रम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रम की मात्रा किसमें होती है? मानव माता के दूध में होती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा? केसिन होगा, क्योंकि केवल दूध का रंग पूछ रहा है, किसके दूध का रंग ये नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है पर्णहरित। पर्णहरित, इस पर्णहरित को हम लोग पर्णहरिम भी कहते हैं। पर्णहरिम यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यानी एलिमेंट पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज। लोहा यानी आयरन, तांबा यानी कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इसमें क्या पाया जाता है? एक्चुअली आप लोग जानते भी होंगे, ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल को हम मैग्नीशियम रिच मानते हैं। क्या होता है इसमें? मैग्नीशियम बहुत रिच मात्रा में पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या है आप ये भी जानते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है, तो इस फोटोसिंथेसिस में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जैसे ये अगर हम फार्मूला लिखें आपको, ठीक है, तो यहां पर क्या चाहिए? यहां पर चाहिए क्लोरोफिल और सनलाइट। क्या चाहिए? क्लोरोफिल और सनलाइट। क्या बनेगा यहां पर? यहां बनेगा C6H12O6। ये क्या बना? स्टार्च बना। क्या बना? स्टार्च। फिर क्या होगा? प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है ना। यानी यही जो स्टार्च बना, यही क्या है? पौधों का भोजन है। यही क्या है? पौधों का भोजन है। तो इस क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? याद रखिएगा, ये क्लोरोफिल हमारा पाया जाता है हरित लवक में। हरित लवक में। हरित लवक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये मैग्नीशियम का पूछ रहा था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? यानी ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। मलेरिया और पोलियो समझते जाइएगा। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया एक्चुअली प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ 2 टाइप के होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत में मलेरिया होता है उस किससे सबसे ज्यादा किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। याद रखिएगा किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। सबसे ज्यादा मलेरिया किससे होता है? वाइवेक्स से होता है। इसीलिए पैथोलॉजी वाले अक्सर क्या करते हैं? अक्सर जो है पैथोलॉजी वाले ये वाइवेक्स को टेस्ट कर देते हैं और फैल्सीपेरम को छोड़ देते हैं, क्योंकि फैल्सीपेरम के टेस्ट के लिए किट लगाना पड़ता है, वो थोड़ी महंगी आती है, ठीक है। लेकिन जब नहीं ठीक होता है और दोबारा आप टेस्ट कराने जाते हैं तब इसका टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन ये था। तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। क्या कह रहा है? युग्म पूछ रहा है, यानी जोड़े में जो बीमारियां दी हुई हैं, दोनों बीमारियां किससे होनी चाहिए? वायरस से होनी चाहिए। जाहिर सी बात है पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। पोलियो और
तपेदिक, हम सी ले रहे हैं, पोलियो और तपेदिक। पोलियो और तपेदिक, पोलियो पोलियो आप जानते हैं किससे होती है? वायरस से होती है। तपेदिक क्या है? टीबी, टीबी की बीमारी। टीबी किससे होती है? टीबी बैक्टीरिया से होती है। टीबी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। और ये जो बैक्टीरिया है और ये टीबी जो होती है, ये 2-3 प्रकार की होती है। एक तो होती है जो वक्ष भाग में होती है, आपके लंग्स में होती है, इसका एक्सरे से पता चला जाता है। एक होती है जो मतलब एक तो, और दूसरी क्या होती है? बोन टीबी होती है, जिसका पता हम लोग एलाइजा टेस्ट से लगाते हैं। एलाइजा टेस्ट किया जाता है इसके लिए अलग से, ठीक है? एलाइजा टेस्ट किया जाता है। एलाइजा का मतलब पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है? तो और तीसरी प्रकार की जो टीबी होती है उसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड टीबी। जो हमारी लिम्फ्स होती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, उनमें ये हो जाती है, ठीक है? और उसका पता लगाने के लिए हमें लिम्फ नोड से फ्लूइड को निकालना पड़ता है, ठीक है? और उससे इसका टेस्ट किया जाता है। तो ये किसकी है? बैक्टीरियल डिजीज है। तीसरा है तपेदिक और इन्फ्लुएंजा। जाहिर सी बात ये भी बताया मैंने आपको कि बैक्टीरिया से होती है, और इन्फ्लुएंजा किससे होता है? ये, ठीक है, ये वायरस से मान सकते हैं। अब युग्म पूछ रहा है ना साहब, तो अगर युग्म के हिसाब से बात करें तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? इसमें आंसर सही हो जाएगा बी। क्या सही हो जाएगा आंसर इसमें? इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बी, ठीक है? पोलियो और बर्ड फ्लू, ठीक है? ओ सॉरी, विषाणु का कारण विषाणु है पूछ रहा है ये, तो ठीक है। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। और बर्ड फ्लू भी किससे होता है? वायरस से। लगभग जितने भी फ्लू होते हैं 99% किससे होते हैं? वायरस से ही होते हैं। और जो ये पोलियो होता है, पोलियो जो बीमारी है, ये किससे होता है? ठीक है, वायरस से होता है, ठीक है? पोलियो किससे होती है? वायरस से होती है। गंदा पानी पीने से कहीं ना कहीं ये हो जाता है। और अभी मैंने जो बताया था आपको, वो किसके बारे में बताया था? बैक्टीरिया के, इसके बारे में बताया था। ये जो मैंने पूरा बताया आपको, किसके बारे में बताया था? कि जो तपेदिक की बीमारी है वो किससे होती है? जो तपेदिक की बीमारी है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, ठीक है? ये जो बताया था मैंने आपको अभी, ये किससे होती है? टीबी की बीमारी बैक्टीरिया से होती है। पोलियो किससे होती है? ये पोलियो आपकी वायरस से होती है। पोलियो वायरस से होती है, ठीक है? तो पोलियो वायरस से और बर्ड फ्लू भी वायरस से, इसलिए इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा, ठीक है, पाया जाता है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश। एक्चुअली घटपर्णी जो है सबसे अधिक पाया जाता है मेघालय में। कहां पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है, ठीक है? और मेघालय में जो जयंतिया की पहाड़ियां हैं, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं, तो जयंतिया की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा मिलता है। अब एक घटपर्णी है क्या? घटपर्णी नाम से स्पष्ट है, इसमें एक है घट। घट मतलब घड़ा, घट मतलब घड़ा, ठीक है? और पर्णी मतलब पर्णी मतलब पत्ता, ठीक है? तो ऐसा पौधा जिसका जो है, जो ये आकार है, मुंह है, वो किसके आकार का है? लगभग घड़े के आकार का है, ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? घटपर्णी, ठीक है? ये ऐसा पौधा है जो थोड़ा खूबसूरत दिखता है, पर हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती है, ठीक है? तो यहां ये क्या करता है? लगभग घड़े के आकार का ये इसका पोर्शन होता है, खूबसूरत है, दिखने में खूबसूरत होता है। होता क्या है इसमें? होता यह है इसमें कि मेघालय बताया, सॉरी आपको मैंने, घटपर्णी क्या होता है, कहां पर होता है ये एक्चुअली ये पौधा ऐसा है जहां पर उत्पन्न होता है, वहां पर मोस्टली क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। यानी ये एक ऐसा पौधा है, या मोस्टली ऐसे सभी पौधे
जो है वहीं पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता सभी पौधे को होती है। अगर और हाँ, अभी जानते हैं कि नाइट्रोजन को मोस्टली लोग किस में लेते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। किस में लेते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। लेकिन बिना नाइट्रोजन के ये सरवाइव कर नहीं सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन पौधों को, घटपर्णी पौधों को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, यानी एक तरह से मांसाहारी पौधे हैं। ठीक है। क्या होता है कि जब कीट इनकी तरफ आकर्षित होता है, क्यों आकर्षित क्यों होता है? कीट हमेशा याद रखिएगा गंध से ही आकर्षित होते हैं, गंध से ही भागते भी हैं। ठीक है। तो इनसे एक विशेष गंध निकलती है, उस गंध से ये आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होकर जब इनके ऊपर बैठते हैं, जो घटपर्णी जो है, ठीक है, जब इसके ऊपर ये बैठते हैं तो ये क्या होता है, इसका ढक्कन जो होता है वो नीचे की तरफ, इसका जो पर्ण होता है, पत्ता होता है, नीचे तरफ ऐसे बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है तो उसमें कीट अंदर घुस जाता है और फिर वो बंद हो जाता है, उसमें से निकल नहीं पाता है। उसके अंदर ढेर सारे रसांकुर पाए जाते हैं, उनसे एक रासायनिक द्रव निकलने लगता है जो कीट को क्या करता है, डिसॉल्व करने लगता है। और अल्टीमेटली उसकी जो प्रोटीन है उससे ये लोग नाइट्रोजन निकाल लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन ले लेते हैं। इससे इनकी जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है ना। फिलहाल इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है? वो भारत में मेघालय में पाया जाता है। लेकिन ये मेघालय के अलावा भी पाया जाता है। ठीक है। ये मेघालय के अलावा कुछ मात्रा में पूर्वोत्तर में, जैसे आपका थोड़ा असम है, थोड़ा असम में भी पाया जाता है। और थोड़ा बहुत जो है ये जो नागालैंड का पोर्शन है वहां पर भी पाया जाता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में कहां होता है, ये वहां पर पाया जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अफीम पोस्ता, अगला क्वेश्चन कह रहा है अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल, पत्ते, अधपके फल या मूल? ठीक है। फूल यानी फ्लावर, पत्ते यानी लीफ, अधपके फल, ठीक है, यानी सेमी राइप्ड फ्रूट, और मूल यानी रूट यानी जड़। ठीक है। अब ये कहां पर क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा अफीम पोस्ता किससे मिलता है? एक्चुअली अगर आंसर देखा जाए तो इसका होगा सी। कैसे? अफीम जो होता है, ये जो ये अधपका फल होता है, लमसम ऐसे करके एक ये फल होता है, और ये ना तो पूरी तरह से मेच्योर हो गया होता है और ना ही पूरी तरह से कच्चा होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो निकालने वाले होते हैं फल इसमें से, वो क्या करते हैं, इसमें एक चीरा लगाते हैं, ऐसे शार्प चाकू से एक चीरा लगाते हैं, और शार्प चाकू चीरा लगाने पर उससे दूध निकलता है। उस दूध को ये क्या करते हैं, हल्का निकलते बाहर, हल्का सूख सा जाता है, पहले चीरा लगा चले जाते हैं, और फिर जो ये दूध निकला रहता है वहीं जम गया रहता है, उसको आकर के इकट्ठा कर लेते हैं। और उसी से क्या होता है, ये जो है हमारा ये जो ये निकाला जाता है, जिससे जो ये देख रहे हैं इसको हम डोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोडा भी कहते हैं। और इस डोडे से ही अल्टीमेटली ये लोग अफीम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। ये गाढ़ा हो जाता है और फिर इसको खुरच लिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ लगा रह जाता है अंदर, कुछ कुछ के पत्ते पर क्या होता है, लगा रह जाता है। ऐसी जो डोडा की बात करते हैं, तो ये जो सूखे फल का है अप्रॉक्स, इस फल का छिलका जो होता है बेसिकली उसे ही हम डोडा कहते हैं। इसमें कुछ ना कुछ अफीम रह जाती है, तो क्या करते हैं, इस जो है पोर्शन को ले लिया जाता है। क्या किया जाता है, इस छिलके को उतार लिया जाता है और फिर इसको पानी में भिगो दिया जाता है। और जब पानी को भिगो देते हैं तो पानी के भिगोने पर इसमें से इसको जो बचा कुचा इसका माल है उसको निकाल लिया जाता है, और फिर मार्फिन और कोडीन निकाले जाते हैं। क्या? मार्फिन और कोडीन।
मार्फिन और कोडीन निकाले जाते हैं, और ये मार्फिन और कोडीन दोनों ही कहीं ना कहीं ड्रग्स, कौन सी एसेंशियल ड्रग्स, कौन सी दवाइयां, ठीक है, दवाइयों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कहां से प्राप्त किया जाता है, अधप के फल से प्राप्त किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी इसका उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका उत्पादन होता है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और चूंकि ये नशे में आता है तो नशे के कारण से इसको विशेष विभाग इसका होता है आबकारी विभाग। इस आबकारी विभाग से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के अगर आप यह काम कर रहे हैं पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। चमगादड़, कौवा, चील और तोता। अगर आप देखें तो तोता विशुद्ध रूप से किस में आता है, पक्षी वर्ग में आता है। चील भी पक्षी वर्ग में आता है, कौवा भी पक्षी वर्ग में आता है। तो आता कौन नहीं है इसमें, एक्चुअली जो चमगादड़ है यही आंसर होगा, ठीक है। चमगादड़ क्या होगा, ये पक्षी वर्ग में नहीं बल्कि ये स्तनधारी वर्ग में आता है। स्तनधारी वर्ग यानी मैमल्स में आता है, ठीक है। किसमें, मैमल्स में आता है। नाम से स्पष्ट है, स्तनधारी, स्तन धारण करने वाला ऐसा वर्ग जीवों का जिसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं उसे क्या बोलते हैं, स्तनधारी वर्ग, ठीक है। तो चमगादड़ क्या होता है, इसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं। इसका जो अग्रपाद होता है वो अग्रपाद इस तरह से मॉडिफाइड हो गया होता है कि वो इनके उड़ने के काम में आता है। ये आप जानते हैं चमगादड़ मोस्टली ये रात में ही ज्यादा दिखाई पड़ते हैं आपको, क्योंकि और इनमें खासियत क्या है, ये पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और पराबैंगनी किरणों के कारण ही अपने शिकार का पता लगाते हैं। ये पेड़ों पर उल्टे लटके होते हैं, उल्टे लटके होते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो अग्रबाहु है बेसिकली वो यानी जो अग्रपाद है वो झिल्ली से एक लटका होता है, झिल्ली से जुड़ा होता है, और झिल्ली ये बड़ी लंबी होती है जो अल्टीमेटली ऐसे पंख का काम करती है। दिखने में इतने छोटे से होते हैं लेकिन जब ऐसे फल इतने बड़े तक हो जाते हैं, ये ठीक है, बड़ा सा जाता है। और कई बार तेजी से उड़ते हैं तो कई बार कान वान अगर लड़ जाए तो साफ हो जाता है, फिर वो इतनी स्पीड से जाते हैं, ठीक है। तो ये किसमें आता है, स्तनधारी वर्ग में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है। पुष्पकलिका यानी फ्लावर बड्स, ठीक है, पुष्पकलिका होती है। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी। देखिए हल्दी क्या है, तना है। हल्दी क्या है, तना है, और ये भूमि के नीचे क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। काली मिर्च आप जानते हैं, काली मिर्च एक तरह से सीड है, बीज है। और जीरा भी क्या है, फाइनली एक बीज है। लौंग जो है आप देख रहे हैं यही लौंग हमारी, ये जो लौंग जो देख रहे हैं यही क्या है, पुष्प कलिका है। क्या है, पुष्प कलिका है, ठीक है। और कली के तौर पर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी कली होती है, ठीक है, और इसी का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किस रूप में, माउथ फ्रेशनेस के तौर पर, या वेजिटेबल्स वगैरह में भी फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी पुष्पकलिका, ठीक है। मसालों के तौर पर भी मैंने कहा इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवर के तौर पर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसमें अदरक सही सुमेलित है कि नहीं। देखिए एक होता है कंद, तने के अगर प्रकार देखें तो इसमें एक होता है कंद और दूसरा क्या होता है, प्रकंद, ठीक है ना। जो कंद होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है, एक होता है कंद, कंद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्यूबर, क्या बोलते हैं, ट्यूबर। प्रकंद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइजोम, ठीक है, राइजोम। कंद का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, आलू। प्रकंद का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, अदरक। तो इसका मतलब ये क्या है,
ये राइजोम है और ये सही मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा कह रहा है प्याज, प्याज मांसल पर्ण, प्याज कह रहा है मांसल पर्ण, सामने बिल्कुल ये सल्क के उसमें आता है, किसमें, ये जो प्याज होती है किसमें आती है, सल्क के तौर पर आती है। और प्याज जो है ये हमारी जो है जो इस्तेमाल की जाती है, ये इंग्लिश में तो कहते हैं बल्ब और हिंदी में कहते हैं सल्क। ठीक है, कई सारे सल्क पत्र मिलके क्या बनाते हैं, प्याज बनाते हैं। नारियल की बात कर लें, आलू की बात कर लें, तो आलू क्या है, मूल, कह रहा है आलू जड़ है, नहीं आलू जड़ नहीं है, जबकि अभी मैंने बताया आपको आलू किसका प्रकार है, आलू किसका प्रकार है, आलू प्रकार है कंद का, और कंद किसका प्रकार है, तने का, किसका प्रकार है, तने का। तो एक्चुअली ये मूल जो दिखाई पड़ रहा है ये गलत है, ये मूल नहीं बल्कि क्या है, ये एक्चुअली ये तना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन इसमें सी होगा। नारियल भ्रूणपोष, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नारियल जो होता है वो भ्रूणपोषी खाया जाता है, इसका इम्ब्रियो होता है। ठीक है, पहले ये जल के तौर पर होता है, तरल के तौर पर होता है, लिक्विड के तौर पर होता है, बाद में क्या होता है, ये धीरे धीरे एक गोलाकार भ्रूणपोष के अंदर भ्रूणपोष बना लेता है, और जो बाहर का पोर्शन होता है उसका वो उसका आवरण यानी स्कल बना लेता है, और उसके ऊपर एक छिलका हो जाता है। ठीक है ना, तो उस छिलके के अंदर क्या है, एक टफेस्ट मटेरियल है, उस टफेस्ट मटेरियल के अंदर एक सॉफ्टेस्ट मटेरियल है, दैट इज एम्ब्रियो। ठीक है, भ्रूणपोष। तो आंसर क्या सही होगा इसमें, सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, आंसर होगा इसमें बी। क्या आंसर होगा इसमें, बी आंसर होगा इसमें। ठीक है, हेपेटाइटिस बीमारी क्या है, आप लोग जानते हैं, हेपेटाइटिस जो बीमारी है ये एक वायरस से होती है, वायरस से होती है, और कैसा वायरस है ये, आरएनए वायरस है, इसी से होती है ये। और ये हेपेटाइटिस बी बीमारी एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, यानी जो है जो इस तरह के यौन संबंध बनते हैं, ठीक है, उनसे भी ट्रांसफर होती है एड्स की तरह। दूसरा, कहीं पर अगर स्पर्म है, ठीक है, और उस स्पर्म के संपर्क में भी अगर आ जाएं तो भी हेपेटाइटिस बी हो सकती है। दूसरा, जो ड्रगिस्ट लोग होते हैं, जो ड्रग वगैरह लेते हैं, अगर इनकी निडिल का यूज कर लिया जाए, यानी इनसे कहीं ना कहीं क्या हो जाए, ब्लड ट्रांसमिट हो जाए, ब्लड ट्रांसमिट हो जाए, तो भी क्या होगा, आपको हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें प्रॉब्लम कहां पर होती है, इसमें लीवर हमारा डैमेज हो जाता है, ठीक है, यकृत हमारा गड़बड़ा जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे यकृत श्रिंक होता चला जाता है, और यकृत काम करना बंद कर देता है, और जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये रक्त और शरीर से निकलने वाले संक्रमित स्रावों जैसे कि वीर्य और यौन पदार्थों में, यौन के तरल पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मोस्टली ये किससे होता है, असुरक्षित सेक्स संबंध, विदाउट कंडोम जो रिलेशन बनाते हैं हम आप, ठीक है, उससे, या फिर जो है संक्रमित व्यक्तियों की सुई का इस्तेमाल, क्योंकि ड्रग वाले में क्या करते हैं, अक्सर लोग, एक ही व्यक्ति यहां ड्रग लगाता है तो उसी का सुई का इस्तेमाल दूसरा बंदा भी कर लेता है। अगर एक को प्रॉब्लम है तो ये एड्स की तरह दूसरे को भी प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, और फिलहाल इसका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आरएनए वायरस। कौन सा है ये, आरएनए वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अभी हमने फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लिखा था, मैंने फार्मूला लिखा था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं उस फार्मूले को। देखिए, अब उसी से समझ लीजिएगा आप कि कौन सी गैस सही है। पहले ही आ गया 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए,
और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। क्या बनेगा, C6H12O6, यानी ये क्या बना, स्टार्च बना, प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, ये गैस, तो ये O2, ये क्या लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहां पर क्या किया, लिया, और क्या मिली हमको, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया। ठीक है, और हमें क्या मिली, क्या मिली, ऑक्सीजन यहां पर हमको मिल गई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहां पर भी आपको मिलाना है। ठीक है, सूची को मिलाना है। ठीक, आंसर देखिए इसमें क्या होगा, सोडियम क्या है, सोडियम को हम मार्फिन, सबसे पहले क्या करते हैं, मार्फिन। मार्फिन जो आपकी है ये एक एनाल्जेसिक के तौर पर आती है, दर्द निवारक। ये क्या है, दर्द निवारक दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। सोडियम को मिलाया जाता है केरोसिन ऑयल में। ठीक है, सोडियम को केरोसिन ऑयल में मिलाया जाता है, तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए का 3 हो गया और बी का 4 हो गया। ए का 3 और बी का 4 हो गया। बोरिक एसिड जो है, आप जानते हैं बोरिक एसिड को एक एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता है, तो सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जर्मन सिल्वर यानी डी का 2 हो जाएगा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। ठीक है, जर्मन सिल्वर क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है, तांबा, जस्ता और निकल से मिलकर के बनाई जाती है। इसमें तांबा जो होता है वो लगभग 60% और जस्ता जो है जस्ता लगभग 20% और जो निकिल होता है, निकिल होता है ये भी लगभग 20% होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस हिसाब से ए का क्या हो जाएगा 3, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा 4, सी का क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोरिक एसिड को हम एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मार्फिन एक एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक दवा के तौर पर। सोडियम को केरोसिन ऑयल में मिलाया जाता है। ठीक है, बोरिक एसिड को भी हम लोग क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। और जर्मन सिल्वर जो है मैंने बताया ये मिश्र धातु है, तांबा, निकिल और जस्ता से मिलकर के ये बनी होती है। किससे, तांबा 60%, जस्ता कितना 20% और निकिल भी कितना होता है लगभग 20%। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर क्या सही हो जाएगा, इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर ही निर्मित होते हैं। हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ही निर्मित होते हैं। तो नो डाउट हार्मोन तो नहीं होगा, सभी हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं। केवल विटामिन डी ऐसा है, सारी विटामिन, हाँ ध्यान दीजिएगा, हार्मोन सारी हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, लेकिन विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनती है। याद रखिएगा, केवल विटामिन डी ऐसी है जिसका हमारे शरीर में त्वचा के द्वारा धूप में इसको क्या किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। क्या नाम इसका रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है,
तो लेकिन यहां पर ऑप्शन क्या है, विटामिन ए। याद रखिएगा, केवल और केवल एक विटामिन डी ही है जिसका हमारे शरीर में संश्लेषण होता है, बाकी सारी विटामिनों को हम बाहर से लेते हैं। तो आंसर फिलहाल हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी को जान लीजिए, प्रोटीन हमारे शरीर में बनती है या हम बाहर से लेते हैं? प्रोटीन को भी हम बाहर से ही लेते हैं। ठीक है, हमारे, ठीक है, प्रोटीन को भी हम बाहर से ही लेते हैं। यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर में अलग अलग स्वरूपों में बनती है, अलग अलग स्वरूपों में बनती है, इसलिए प्रोटीन भी हमारे शरीर में बनती है। एंजाइम्स भी हमारे शरीर में ही बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम हमारे शरीर में संश्लेषित किए जाते हैं। आप जानते हैं, एंजाइम हो या हार्मोन हो, ये दोनों ही एक तरह से उत्प्रेरक की भूमिका में होते हैं, कैटलिस्ट की भूमिका में होते हैं और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं की, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया को प्रभावित करते हैं। लेकिन विटामिन ए, इसको हम 100% क्या करते हैं, बाहर से अर्जित करते हैं, बाहर से लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एमनियोसेप्टोसिस, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के एक प्रकार को, हार्मोन के एक प्रकार को नहीं, ये भी ऐसा नहीं होगा, हार्मोन के प्रकार को नहीं बताता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस होता है, ये भी नहीं बताता है। और कितने टाइप की अमीनो एसिड होती हैं, इसका भी पता नहीं लगाया जाता है, जबकि इसका इस्तेमाल किया जाता है भ्रूण के लिंग परीक्षण में, भ्रूण के लिंग परीक्षण में। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। क्या होता है समझिए, एक्चुअली जो गर्भस्थ शिशु होता है, जो गर्भस्थ शिशु होता है, यानी जो गर्भ के अंदर शिशु होता है, वो शिशु माता के गर्भाशय में, माता के यूट्रस में एक झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं एमनियॉन। क्या बोलते हैं इसको हम? एमनियॉन। इसी एमनियॉन के अंदर क्या होता है, वो भरा जो है बंद होता है। इस एमनियॉन में जो है एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है। ओके, एक द्रव भरा होता है और इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। और ये लगभग 2 लीटर के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इसी में जो फेटस है, गर्भस्थ शिशु है, बच्चा है, वो तैरता रहता है। ठीक है, मस्ती से उसी में तैरता रहता है। ठीक, अलग अलग प्रकार की टेक्निक है। पहले क्या करते थे, मोस्टली अल्ट्रासाउंड से ही बच्चे का लिंग परीक्षण हो सकता है, लेकिन वो 2.5 महीने से पहले नहीं हो सकता है। वो एक टफ प्रोसेस भी है, गवर्नमेंट ने उसमें रोक भी लगा रखी है और सामाजिक तौर पर हमको आपको भी इससे बचना चाहिए। लेकिन एक नई टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, इंजेक्शन को इंजेक्ट करा करके और इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है और इस एमनियोटिक फ्लूइड के आधार पर ही यह टेस्ट किया जाता है कि बच्चे का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल। अब यहां मैं ये चीज आपको नहीं बताने जा रहा हूं कि कैसे उसमें टेस्ट कर लिया जाता है इस फ्लूइड से जेंडर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये बताना ठीक नहीं है। लेकिन इतना आप जानिए कि इस एमनियोटिक फ्लूइड का इस्तेमाल किस में करते हैं, भ्रूण के, ठीक है, जो बताता है भ्रूण के लिंग को, यानी इससे जेंडर टेस्ट किया जाता है, लिंग परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल के निराविशन, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए निम्नलिखित में मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है? निरावसन का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है? यकृत यानी लीवर, फुफ्फुस यानी पल्मोनरी, हार्ट, ठीक है, और वृक्क यानी किडनी। किडनी, ठीक है। क्या होगा इसमें? देखिए भाई, एक्चुअली जो हम अल्कोहल का सेवन करते हैं वो अल्कोहल कहाँ जाता है? अल्टीमेटली हमारे ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड से मिक्स होने के बाद चूंकि पूरा का पूरा ब्लड हमारे कहाँ आता है?
लीवर में आता है, यकृत में आता है, और यकृत क्या करता है, उनमें से जितने भी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरह से यूजफुल नहीं है, उनको वो अलग करने की कोशिश करता है और फिर अल्टीमेटली वो किडनी में इनको भेज देता है फिल्टर होने के लिए। इसके चक्कर में जितने भी लोग एल्कोहलिक होते हैं, जो शराब पीते हैं, उनके लीवर पर बहुत लोड पड़ता है, उनकी लीवर की कोशिकाएं बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त भी हो जाती हैं अगर ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो, ठीक है। और लीवर की गड़बड़ी होने से अधिक उम्र होने पर जब लीवर डैमेज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो आप जानते होंगे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें कौन सा ऑर्गन होगा, वो लीवर होगा। आंसर क्या सही होगा इसमें, ए आंसर सही होगा। एल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन निरावसन के लिए निम्नलिखित में मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 यानी रोग और दूसरा क्या दिया गया है, कारण, ठीक है। इसमें देखिए, मैरेस्मस रोग किससे होता है, नो डाउट दीर्घकालीन उपवास से, ठीक है। अगर लंबे समय तक आपने भोजन नहीं किया है तो अगर लंबे समय तक भोजन नहीं किया है तो आपके अंदर ठीक ठाक ऊर्जा की कमी हो जाती है और उससे यह प्रॉब्लम होती है। क्वाशरकोर में शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है और वो सही प्रकार से अगर पोषण नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको होती है। तो इसमें ए का 1 होगा, ए का 1 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा। टीबी किससे होती है, टीबी बैक्टीरिया से होती है। अभी कुछ समय पहले आंसर करा रहे थे आपको, हम क्वेश्चन कराए तो वहां बताया मैंने आपको, टीबी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। और हेपेटाइटिस बी किससे होता है, हेपेटाइटिस बी अभी बताया था हमने आपको, वायरस से होता है, वायरस से होता है। इसमें किसमें ये आंसर क्या सही होगा, इसमें आंसर इसमें हो जाएगा आपका तो ए का 1, ठीक है, बी का 2, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, ए का 1 इसमें है, बी का 2, ठीक है, सी का 3 और फिर डी का 4, ठीक है। यानी आंसर इसमें ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है। आप सब जानते हैं मैरेस्मस बी में भी आपका शरीर कमजोर हो जाता है, स्पेशली बच्चों को ज्यादा होती है। क्वाशरकोर की प्रॉब्लम भी बच्चों को ज्यादा होती है, स्पेशली प्रोटीन की कमी से बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और अगर लंबे समय तक सही तरह से भोजन नहीं मिल रहा है, ये आप कह सकते हैं कि उसकी डिफिशियंसी का शिकार हैं, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक है ना। और क्वाशरकोर की जो प्रॉब्लम बताया मैंने आपको, ये कुपोषण का एक माल न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। और टीबी मैंने अभी इससे पहले बताया आपको, बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है और हेपेटाइटिस बी किससे होता है, वायरस के इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 20 क्वेश्चन कराए आपको, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा और इनसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके और भी निकलेंगे, ठीक है। थैंक यू।